हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका जो सब्जेक्ट सोशल साइंस का अभी एनुअल एग्ज़ाम हुआ आज 11 अप्रैल 2022 डेट में, उसका मॉर्निंग शिफ्ट का हम पेपर लाए हैं। तो आपका पेपर 2 घंटे का था और ये 40 मार्क्स का पेपर है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखी है। अब इसे हम पेपर को सॉल्व करेंगे एंड जब इसकी मार्किंग स्कीम आएगी वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो जो क्वेश्चंस थे 13 क्वेश्चंस थे, सेक्शन ए बी सी डी ई, ये 5 सेक्शंस थे। 1 से 5 क्वेश्चन सेक्शन ए में थे 2 मार्क्स के, और 6 से 8 क्वेश्चन जो कि शॉर्ट आंसर टाइप थे 3 मार्क्स के थे सेक्शन बी में। सेक्शन सी में 9 एंड 10 क्वेश्चन जो कि 5 मार्क्स का था, और क्वेश्चन 11 और 12 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि 4 मार्क्स के थे। और क्वेश्चन नंबर 30 है 3 मार्क्स का। 13.1 हिस्ट्री के 1 मार्क्स का था और 13.2 ज्योग्राफी में से 2 मार्क्स का था। तो और फिर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए भी एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपको नहीं करना था। अब सेक्शन ए में जो 5 क्वेश्चन आए थे, सबसे पहले इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली के निवासी हैं। ग्रीष्म ऋतु में मौसम के अनुसार आप किस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे? तो आपको ही पता है गर्मी में कैसे सूती के कपड़े यानी कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, एंड लाइट यानी हल्के कपड़े पहनते हैं हम, ये लिखेंगे हम। और इसमें आप क्यों पहनते हैं, और क्यों पहनते हैं क्योंकि आपको पता है गर्मी में गर्मी लगती है, क्योंकि हॉट वेदर क्लाइमेट होता है, लू चलती है, ये सारे हम रीज़न लिख सकते थे। ह्यूमिडिटी होती है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब आपको बना के लिखने थे। कोई भी आपका ऐसा नहीं कि बुक से याद करा तभी आप उसका आंसर कर सकते थे। बहुत ईजी पेपर आया था आपका। तो इस क्वेश्चन में से ऐसे लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता बताइए, यानी ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के फीचर्स। तो उसके फीचर्स क्या हो जाएंगे? डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, एक तो ये फीचर है। उसके इम्पॉर्टेंस ट्री के नाम बता देते हैं, साल, शीशम, अमर, और इस ट्रीज़ के एग्जांपल जैसे साल, शीशम लिख सकते थे। और पेड़ों से पत्तियाँ गिरती है, इसके टाइप्स लिख सकते थे। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के 2 टाइप होते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट और मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ये सारे कुछ फीचर्स हो जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की। फिर है और इसमें रेनफॉल कैसा होता है वो सब बता दे सकते थे कि हाँ 17 से 300 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। फिर है राज्यसभा की इम्पोर्टेंस क्या है? तो राज्यसभा की इम्पोर्टेंस में यानी राज्यसभा का महत्व में आप लिख सकते थे कि दोनों सभाएं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों ही अपना महत्व रखती है। अब कि दोनों ही अपना एक महत्व रखती है। राज्यसभा अगर कोई बिल पास हो रहा है तो वो राज्यसभा के पास भी जाएगा, और वो बिल एक्ट तभी होगा जब राज्यसभा उसे अप्रूव करेगी, और उस राज्यसभा उसे डिले कर सकती है 15 दिन तक। तो ये, और राज्यसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, वो सारे महत्व में आ जाएंगे। फिर है एक्सप्लेन द मेन रीज़न बिहाइंड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आपको बताना है पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन कैसे आता है, कि फ्लोरा जो स्पीशीज़ है प्लांट की, ट्रीज़ की, यानी पेड़ पौधे जो है, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, फ्लोरा और फौना जो है, पेड़ पौधे जानवर सब विलुप्त हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, ये सब हम इसमें लिख सकते थे। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया। तो क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया की एग्जांपल के साथ बतानी थी। तो लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर एंड विंड सिस्टम और रिलीफ फीचर्स, ये सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन बी में आप देखिए 6 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स का है। वाई डू वी नीड इलेक्शन, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। तो इलेक्शन क्यों ज़रूरी होता है? तो इसका अगर आंसर लिखना होता है आपको, तो आप लिख सकते हैं कि हम अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, वो जो हमारे लिए लॉ बनाए, हमारे लिए कानून बनाए, एक डिसिप्लिन मैनर में रखे। या फिर अगर आप व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक में करते, तो आपको इसमें लिखना था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होना चाहिए, और रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए। तो ये सारे इलेक्शन डेमोक्रेटिक में रहेंगे। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन एक्सप्लेन द रूरल पावर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो रूरल पावर्टी कैसी होती है वो आपको बतानी होती है कि गांव में रूरल पावर्टी कैसी है। लैंडलेस फार्मर्स और SC BC यानी सोशल बैकवर्ड क्लासेस, SC ST, ये सारे रूरल पावर्टी के अंतर आते हैं। 24 कैलोरीज और 816 रुपीज़ मिनिमम रुपीज़ है, और कैलोरीज हैं जो कि रूरल, अगर इससे भी कम है तो वो रूरल पावर्टी में आ जाता है। नेक्स्ट हाउ डज सोशल साइंटिस्ट सी द पावर्टी, यानी सामाजिक वैज्ञानिक निर्धनता को किस प्रकार देखते हैं? तो वो इनकम और कंजप्शन के लेवल पे देखते हैं, आपको पता है।
इलिटरेसी लेवल, लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन और सोशल एक्सक्लूजन, वल्नरेबिलिटी, ये सारे रीज़न आप 8 क्वेश्चन में लिखते थे। नेक्स्ट है सेक्शन सी, भारत का राष्ट्रपति यानी ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम अलंकृत होते अधिक होता है। कथन की समीक्षा कीजिए। यानी प्रेसिडेंट हमारा क्वीन ऑफ ब्रिटेन की तरह होता है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती है, अब आप इसमें इवैल्यूएट करते हैं स्टेटमेंट को, आंसर लिखते हैं कि जो प्रेसिडेंट की पावर होती है वो प्रेसिडेंट की पावर तो है, बट पावर का कंट्रोल क्या वो उसके कंट्रोल पावर का प्रेसिडेंट के हाथों में नहीं है। उसका अगर कोई बिल पास हो रहा है तो वो कैबिनेट मिनिस्टर से पहले डिस्कशन करेगा, तब उस बिल पे अप्रूवल करेगा। प्रेसिडेंट तो अप्रूव करेगा, बट उस पहले डिस्कशन करेगा वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, तभी वो उस बिल को अप्रूव करेगा, तभी वो लॉ बनेगा। तो प्रेसिडेंट के हाथ में पावर्स है, बट वो सेरेमोनियल है, वो हमें एवेल्यूएट करनी थी। और आप इसमें लिख सकते थे प्रेसिडेंट की पावर्स लगे सकते थे, उसके फंक्शन लिख सकते थे। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल वर्क राजनीतिक कार्यपालिका के कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्यपालिका आपको पता है कानून बनाती है, राजनीतिक कार्यपालिका उसमें नेताएं आ जाते हैं सारे, और ये कैसे चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये सब आप इनका काम क्या होते हैं कि जनता के बारे में सुनना, धीरे छोटे छोटे गांव म्यूनिसिपैलिटी और मंत्री परिषद, इन सब का काम करवाना। नेक्स्ट है वर्साई की संधि के प्रमुख प्रावधान, यानी मेन प्रोविज़न लिखने हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलाई में क्या था, जर्मनी को डीमिलिटराइज यानी उसमें से मिलिट्री हटा दी थी। राइनलैंड को अलाइड पावर्स ने यानी जो राइनलैंड जो जगह थी उसे छीन लिया गया था, और 75% उसकी आयरन ले ली थी यानी लोहा ले लिया था, 26% कोल ले लिया था, एंड 10% उसकी पॉपुलेशन ले ली थी, और 30% उसकी टेरिटरी। ये सारा ट्रीटी ऑफ वर्सलाइज में आया था। और जर्मनी को ही बता दिया था कि इसी ने वॉर की वजह यही है, यानी लड़ाई युद्ध की वजह वही है जर्मनी, और सारे डैमेज का कॉस्ट, सारा पैसा वैसा 6 बिलियन लिवरे का उसे कंजप्शन देना पड़ा। फिर है एक्सप्लेन द मेन प्रोविज़न ऑफ इनेबलिंग एक्ट पास बाय हिटलर इन 1933। तो 1933 में हिटलर द्वारा पारित विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट के प्रमुख प्रावधान का वर्णन कीजिए। तो इनेबलिंग एक्ट में क्या किया था उसने, सारे सिविल राइट्स बंद कर दिए थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब ख़त्म कर दिया था, और अपने आप को वो चांसलर बन गया था, एंड सारे राइट्स उसने अपने आप को। और जर्मनी में एक डिक्टेटरशिप क्या कहते हैं, तो जर्मनी में एक तानाशाही लागू कर दी थी हिटलर ने। तो ये सारे थे इनेबलिंग एक्ट पास करने के बाद हिटलर के प्रोविज़न। अब सेक्शन डी में से आपको पढ़ना था और अच्छे से लिखना था, तो ये पूरा पढ़ना है। फिर मार्फा ने काम पर लौटने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि काम पर इसलिए नहीं लौटना चाहती थी क्योंकि वो एक तो उसे वहाँ पे खाना नहीं मिलता था, और अगर मिल रहा है तो किसी एक को मिल रहा है काम करने पर, बाकी सबको नहीं मिल रहा, तो वो इसलिए उसने काम पर लौटने के लिए इनकार कर दिया। लाल पट्टी किसका संकेत था, तो लाल पट्टी जो वुमेंस डे सेलिब्रेशन था उसका संकेत था, और इसे हम कह सकते हैं कि ये जस्टिस और इक्वालिटी का भी संकेत है, और ये हमें दिखाता है कि मैन इनकम्प्लीट है विदाउट वुमेन, तो यानी जो पुरुष है वो अधूरे हैं महिलाओं के बिना। फिर है फरवरी क्रांति में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी कीजिए। आपको पता है जो फरवरी की क्रांति हुई थी 1917 में, तो उसमें क्या हुआ था कि खाने की कमी, भुखमरी हो गई थी, भुखमरी फैल गई थी, वुमेंस फिर स्ट्राइक्स पे आ गई, तो वुमेंस जो कि फैक्ट्री में काम करती थी वो भी स्ट्राइक्स पे आ गई। स्ट्राइक पे फिर सोल्जर्स भी आ गए, सारे लोग स्ट्राइक्स पे आ गए, और फिर क्या किया, जो राजा थे ज़ार निकोलस, उन्हें हटना पड़ा, और प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई, और मोनार्ची यानी जो राजशाही होती है वो हट गई। ये इसमें बताना था। फिर 12th में ये भी अनुच्छेद आपको पढ़ना है, और फिर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। भारत में निरंतर रेखा तय करने के लिए किन आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, तो यहाँ पे आपको पैसेज में ही आंसर दे रखा था इसमें। तो भारत में निरंतर रेखा निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधित आवश्यकताओं पर विचार किया जाता है। ये आपका आंसर था फर्स्ट का। सेकंड पूछा गया था आपसे इंग्लिश में भी आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक था। सेकंड है भारत में निर्धारित रेखा का आकलन किस पर आधारित है,
तो ये भी यहाँ पे आंसर आपको दे रखा था। जनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता पर आधारित है। तो इसमें आपका सेकंड का ये हो जाता। एंड यहाँ पे आपका सेकंड का डिज़ायर कैलोरी यानी प्रेजेंट फार्मूला रिक्वायरमेंट, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका सेकंड आंसर होता। थर्ड है भारत में शहरों तथा गाँव में कैलोरी आवश्यकता अलग अलग क्यों है। तो अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं गांव के वो ज़्यादा अपना फिजिकल वर्क करते हैं, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो यहाँ से यहाँ तक थर्ड पार्ट का आंसर था। एंड हिंदी में हम देखें तो ये हमारा यहाँ से, क्योंकि ग्रामीण लोगों में रहने वाले लोग अत्यधिक शारीरिक कार्य करते थे अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी जाती थी। तो ये तीसरा का आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर हमें दे रखा है सेक्शन ई, जो कि आपका एक मानचित्र वाला क्वेश्चन था, जो कि 3 मार्क्स का था। पहले में आपको एक 1 अलाइड पावर्स, आपको एक मैप दिया गया था जो कि आपने सबमिट कर दिया। उस मैप में एक वर्ल्ड मैप था। वर्ल्ड मैप में आपको अलाइड पावर्स 1 मार्क था। तो ए पे आपका क्या आता, फ्रांस आता। तो अलाइड पावर्स क्या होती है इसमें, फ्रांस। तो इसमें आप फ्रांस कर लेंगे। और काजीरंगा, तो ऐसा आपका मैप आया था और यहाँ पे ऐसे ए मार्क था और इसे फिल करना था। तो यहाँ पे इसमें फ्रांस आता। और दूसरे मैप, इंडिया वाले मैप में फ्रांस हिंदी में भी लिख देती हूँ, हिंदी वाली में इंडिया वाले मैप में आएगा हमें काजीरंगा नेशनल पार्क भरना था, या मुद्दुमलाई भी भर सकते थे। पर अगर काजीरंगा भरना है तो काजीरंगा, मुद्दुमलाई तो मुद्दुमलाई, या फिर और बी पार्ट जो कि आपको करना था रंगनतिट्टू पक्षी अभयारण्य यानी रंगनतिट्टू बर्ड सेंचुरी फिल करनी थी। तो आप में से इन दोनों में से कोई एक करा है तो वो मैं दोनों ही बता देती हूँ आपको और तीसरा भी बता देती हूँ। तो आपका इंडिया का मैप ये रहा। असम यहाँ पे है हमारा, इस पार्ट पे असम है हमारा। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे मैं ए मार्क कर देती हूँ, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा हिंदी में भी आप लिख लेंगे बी। और इसका और पार्ट में हमें मुद्दुमलाई फिल करना था जो कि तमिलनाडु में होती है। तो यहाँ पे हमें मुद्दुमलाई लिख सकते थे, मुद्दुमलाई। और फिर आपको भरना था यहाँ पे एक रंगनतिट्टू। तो रंगनतिट्टू कर्नाटक में है यहाँ पे। तो आप बी पार्ट भर के रंगनतिट्टू और उसके सामने स्टेट का नाम यानी कर्नाटक भी लिखना है। तो रंगनतिट्टू और कर्नाटक ये आप फिल कर लेंगे। ये आपका पूरा एसएसटी का पेपर। इसकी जब मार्किंग स्कीम आएगी तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगी और बता दूंगी कि क्या क्या आपको आंसर कैसे फिल करने थे। अभी के लिए बस इतना ही है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका पेपर कैसा गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड जो मैंने आंसर बताया आपने वैसे ही लिखा या कुछ अलग लिखा, किसी क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।